नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। पिछले वाली वीडियो में हम प्रिज्मेटिक बार के बारे में पूरा एनालिसिस किए थे कि अगर कोई भी प्रिज्मेटिक बार हो, अगर उस पर सेल्फ वेट लग रहा हो तो उस सेल्फ वेट की वजह से उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसमें इलोंगेशन कितना आएगा, उसको अगर डिजाइनिंग करना हो तो कैसे हम डिजाइनिंग करेंगे। तो ये सारा एनालिसिस हम किए थे। वहाँ पे ये भी देखे थे कि जो प्रिज्मेटिक बार में जो भी फार्मूला आ रहा है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप ये वाला वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पहले उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो कहीं ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसमें हम लोग डिराइव किए थे कि जो भी प्रिज्मेटिक बार था, प्रिज्मेटिक बार का मतलब होता है कि उसके हर पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन सेम हो। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई है, अगर पूरे पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह का क्रॉस सेक्शन सेम हो, तो ये होता है हमारा प्रिज्मेटिक बार। तो उसमें हम लोग देखे थे कि उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर स्ट्रेस को हमको डिफाइन करना था, उसमें स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करना था तो हर जगह वैरी कर रहा था, क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जिसको हम लोग देखे थे कि जो प्रिज्मेटिक बार में जो भी डेरिवेशन हुआ था, जो भी इलोंगेशन आ रहा था, वो हुआ था हमारा डेल एल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपान 2e। ये था प्रिज्मेटिक बार का, जिसमें कहीं भी ये एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था। और जैसे जैसे हम एरिया को वैरी करा रहे थे, जैसे जैसे पॉइंट वैरी करा रहे थे, जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जा रहे थे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि इसमें मटेरियल जो भी लगा हुआ है वो फालतू मटेरियल हम यूज किया है। क्योंकि अगर ऊपर भी एरिया सेम हो, अगर इसमें ऊपर भी एरिया सेम हो और नीचे भी एरिया सेम हो, और चूंकि हमारा जो इलोंगेशन आ रहा है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, यानी कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि एक तरह से ये यूनिफॉर्म नहीं था। इसमें जो स्टेप डेवलप होगा वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम था और निचले पॉइंट पे सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे 0 था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे इसमें स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। और इस पॉइंट पे जहाँ पे ये ज्वाइंट है, इसको हम लोग बोले थे क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस था। ये सारी चीज़ें पीछे वाले वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। तो आज हम डिजाइन करेंगे कोई ऐसा कंपोनेंट के बारे में, कोई ऐसा पार्ट जिसके हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म हो। यानी कि हम एरिया को वैरी करा के देखेंगे और स्ट्रेंथ हर जगह सेम होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल फील्ड में, इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें यूज होती हैं। क्योंकि आप कोई ऐसा कंपोनेंट डिजाइन कर दिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्रिज्मेटिक बार है, अगर ऐसा कंपोनेंट आप डिजाइन कर दिए तो क्या आप एक अच्छे इंजीनियर कहलाएंगे। इसमें बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो चुका है। यहाँ पे भी इतने सारे मटेरियल लगा है, यहाँ भी मटेरियल सेम ही लगा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस 0 है, यहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, यहाँ पे स्ट्रेस क्रिटिकल है। तो इस तरह के डिजाइनिंग का क्या फ़ायदा। तो हम ऐसे कंपोनेंट के बारे में एनालिसिस करेंगे जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो, यानी कि जिसमें सिग्मा की वैल्यू हो हर जगह सेम हो। तो चलिए एक ऐसे कंपोनेंट की डिजाइनिंग करते हैं जिसमें स्ट्रेंथ सेम हो, हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ उसमें सेम हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं पहले से कुछ फिगर बना के रखा हूँ, थोड़ा सा राइट डाउन भी किया हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा समझा सकूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना पड़े तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले से इसको करके रखा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंपोनेंट है, इस पर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ सिग्मा लग रहा हो हर पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ देख लीजिए, चाहे वो पॉइंट यहाँ देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ सिग्मा लग रहा हो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से y इक्वल टू 0 और यहाँ से y डिस्टेंस पे एक हम पट्टी स्ट्रिप की कल्पना करते हैं। ये मान लीजिए कोई स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस dy है, और ये पॉइंट अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट B हो और ऊपरे वाला पॉइंट ये C हो, ये A हो, और चूंकि इसमें सेल्फ वेट के साथ साथ अगर एज्यूम कर लीजिए कि इसमें कोई एक्सटर्नल लोड भी लग रहा हो जिसकी वैल्यू P हो, तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका एनालिसिस करना हो तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज़ को अगर मैं इसको खींचूँ तो हमारे लोड के वजह से इसमें एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है जो एक्सटर्नल लगाएगा लोड के इक्वल होता है। लेकिन इस केस में इसका सेल्फ वेट 0 माना गया है,
लेकिन अगर ये ऐसे करके मैं इसको कैसे खींचूं, तो हमारे जो भी फोर्स हमारे हाथ से इसने नीचे की तरफ लग रहा है, अगर वो P हो, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी की वजह से इसका सेल्फ वेट लोड के डायरेक्शन में नीचे की तरफ काम करेगा। यानी कि इस केस में जो भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा, वो दो फोर्स की वजह से डेवलप होगा, दो लोड की वजह से डेवलप होगा। एक होगा एक्सटर्नल लोड और दूसरा इसके सेल्फ वेट की वजह से। तो जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रिप हम ले लिए जिसकी थिकनेस dy हो, तो हम पहले इस साइड में देखते हैं कि यहाँ पे इतने पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए इस प्लेन पे फोर्स क्या होगा। अगर मान लीजिए कि इस लोड के वजह से इस प्लेन पे जो भी फोर्स डेवलप होगा, तो इस लोड की वजह से इसमें फोर्स डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस लोड की वजह से ये चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसका सेल्फ वेट भी लोड के डायरेक्शन में काम करेगा। तो जो भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है वो स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो अगर इसकी एरिया में ए मान लो, ऊपर वाले साइड की एरिया में ए प्लस डी ए मान लो, तो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा ए इंटू सिग्मा, हम बस अभी इस साइड की बात कर रहे हैं, तो ए इंटू सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा लोड प्लस उसका सेल्फ वेट। यानी कि लोड यहाँ पे पी है और इतने का सेल्फ वेट, वेट ऑफ द ए बी। तो इस केस में यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सिग्मा इक्वल टू पी प्लस वेट, इसका वेट हो जाएगा एम जी। एम जी मतलब एम ए बी इंटू जी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया कि केवल इतने कंपोनेंट के लिए, इस कंपोनेंट के लिए ए सिग्मा इक्वल टू पी प्लस एम जी, जहाँ पे पी जो है आपका एक्सटर्नल लोड है और ये आपका सेल्फ वेट है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतने स्ट्रिप की कल्पना करें, तो इसमें जो भी लोड लगेगा, उस लोड की वजह से जो भी रेजिस्टेंस पैदा होगा, वो इस एरिया को भी कंसीडर करेंगे तब हम। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा, ये एरिया आपका बढ़ जाएगा इसका, तो ए प्लस डी ए, तो सिग्मा ए प्लस डी ए इक्वल टू हो जाएगा उस केस में इसका लोड, एक्सटर्नल लोड प्लस इतने भाग का सेल्फ वेट और प्लस इतने भाग का सेल्फ वेट। यानी कि ये पूरा सेल्फ वेट काम करेगा इस लोड के साथ, तब जाकर उसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। तो उस केस में हम लिख सकते हैं सिग्मा ए प्लस डी ए इक्वल टू पी, यानी कि लोड प्लस इतने का सेल्फ वेट एम ए बी इंटू जी इंटू इस स्ट्रिप का सेल्फ वेट एम सी बी इंटू जी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 देते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, इसको इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसी को मैं आगे बढ़ा दूँ, तो इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P प्लस एम जी की वैल्यू इक्वेशन 1 से ट्रांसफर कर लें। यह है P प्लस एम ए बी जी की वैल्यू ए सिग्मा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सिग्मा प्लस एम सी बी इंटू जी। तो ये हो गया ए सिग्मा। इसको भी थोड़ा तोड़ दें तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा डी ए इक्वल टू ये इतना है आपका। तो ए सिग्मा से ए सिग्मा कैंसिल, तो आपका यहाँ पे बचता है सिग्मा डी ए इक्वल टू एम सी बी इंटू जी। अब उसको यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका सिग्मा डी ए इक्वल टू एम सी बी इंटू जी। इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो ये मास इक्वल टू होता है हमारा, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से इसको ट्रांसफर करें तो यहाँ पे हो जाएगा मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस सेक्शन का जो वॉल्यूम लेंगे हम, ये मास है स्ट्रिप का एम सी बी यानी कि स्ट्रिप के लिए, तो यहाँ पे जो एरिया होगा ए इंटू ये जो थिकनेस है वो थिकनेस आएगा डी वाई इंटू जी। तो ये हो गया सिग्मा डी ए इक्वल टू रो ए डी वाई बाई जी। इसको और थोड़ा ट्रांसफर कर लें तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं डी ए बाई ए इक्वल टू रो डी वाई जी बाई सिग्मा, या इसको हम लिख सकते हैं रो जी बाई सिग्मा इंटू डी वाई डी ए बाई ए इक्वल टू।
अब हमको एक इक्वेशन मिल गया है डी ए बाई ए इक्वल टू रो जी बाई सिग्मा इंटू डी वाई। अब यहाँ से जिस भी पॉइंट पे हमको एरिया चाहिए या जिस भी पॉइंट पे स्ट्रेस चाहिए उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि पूरे कंपोनेंट के रिगार्डिंग अगर हम इसको इंटीग्रेट करें कि यहाँ का एरिया अगर मान लीजिए कि A1 हो, यहाँ का एरिया अगर मान लीजिए A2 हो, तो हम इसको A1 से A2 तक अगर इंटीग्रेट कर दें, A1 से A2 तक इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 0 से L तक। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू L तक इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln A2 बाई A1, ये इंटीग्रेशन करके जब हटाएंगे तो ये होगा ln A2 बाई A1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं रो जी बाई सिग्मा, ये हो जाएगा आपका डी वाई का y, ये जो लिमिट लगेगा 0 से L तक, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रो जी बाई सिग्मा इंटू लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा L, यानी कि ln A2 बाई A1 इक्वल टू रो जी बाई सिग्मा इंटू L। तो ये हो गया था हमारा रो जी L बाई सिग्मा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ln A2 बाई A1 इक्वल टू, ये हो गया आपका रो जी L बाई सिग्मा। थोड़ा सा अगर और बाहर इसको कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा A2 बाई A1 इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू द पावर रो जी L बाई सिग्मा, या हम लिख सकते हैं A2 इक्वल टू A1 ई टू द पावर रो जी L बाई सिग्मा। ये मिल गया एक रिलेशन हमको। इस रिलेशन की मदद से, इस रिलेशन की हेल्प से इस पूरे कंपोनेंट में A1 A2 के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिलेशन का जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे किसी भी पॉइंट पे, अगर यहाँ से A1 यहाँ का एरिया है, A2 यहाँ का एरिया है, यहाँ पे L जो है पूरी इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल गया। इसकी सहायता से हम A1 दिया हो A2 दिया हो तो उसमें हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यानी कि सिग्मा बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं से हम देखें, यहाँ से अगर दोबारा देखें, ये हो गया यहाँ और यहाँ के बीच में रिलेशन। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्ट्रेस निकालना हो या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसी के रिगार्डिंग इसको दोबारा हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं A1 से कोई एरिया बीच में, मान लीजिए कि यहाँ पे एरिया A हो या सपोज A0 हो, तो हम A से A0 तक यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। तो उस केस में y इक्वल टू 0 से हम y तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा किसी भी कंपोनेंट में किसी भी डिस्टेंस पे हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। इसको भी अगर करके देख लें, अगर किसी भी कंपोनेंट पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है या यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम A1 से A0, मान लीजिए यहाँ का एरिया A0 हो तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा ln A0 बाई A1 इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका रो जी बाई सिग्मा इंटू डी वाई का हो जाएगा आपका y 0 से y, ये सीधे हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे रो जी इंटू वाई। तो यहाँ से हो जाएगा A0 बाई A1 इक्वल टू ई टू द पावर रो जी वाई बाई सिग्मा। अगर थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दे तो ये A0 इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू ई रो जी वाई बाई सिग्मा। ये आपका मिल गया। किसी भी पॉइंट पे अगर एरिया निकालना हो तो वहाँ से यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ दिया हो, क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया हो तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यहाँ पे रखें। ये A1 की वैल्यू अगर यहाँ पे दिया हो और किसी भी y डिस्टेंस पे, यहाँ से कोई भी y डिस्टेंस पे अगर वहाँ पे एरिया पूछे तो यहाँ से एरिया निकाल के हर पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, ऐसे यहाँ पे रखते जाएंगे और सिग्मा के वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको एरिया मिलता जाएगा। उस हिसाब से बहुत ही आसानी से हम उस तरह का कंपोनेंट डिजाइन कर लेंगे जो कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में हो, जिस पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ लग रहा हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ कोनिकल बार के बारे में बात करेंगे कि कोनिकल बार में अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। हाँ, और इसकी बात करें अगर तो ये किस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा आपके गेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है
ईएस के एग्जाम में आने के चांसेस है। डायरेक्ट फार्मूले पर रिलेशन दे देगा और वहां से स्ट्रेस की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, ये सारी चीजें पूछ सकता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।